अब हम अगस्त 2024 का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 21 से 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की थी। वह पहला तो देश है पोलैंड और दूसरा है यूक्रेन। तो कौन कौन से दो देशों की यात्रा की थी, वो है पहला तो है पोलैंड और दूसरा है यूक्रेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 अगस्त 2024 को दो देशों की यात्रा की। पहला है पोलैंड और दूसरा है यूक्रेन। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 अगस्त 2024 को अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान किस स्मारक में नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो वो है वारसा में स्थित है जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल स्मारक है। वहां पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कब? 21 अगस्त 2024 को। और ये स्मारक कहाँ पर स्थित है? पोलैंड में स्थित है। तो ये स्मारक किनकी याद में बना है? ये है जामनगर के महाराजा रणजीत सिंह जी और दिग्विजय सिंह जडेजा, इनकी याद में बना है ये स्मारक। इन दोनों ने क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 1000 बच्चों को आश्रय प्रदान किया था, इसलिए इनकी याद में पोलैंड में ये स्मारक बनाया हुआ है जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल स्मारक। और यहाँ पर श्रद्धांजलि किन्होंने अर्पित की थी? वो की थी पीएम मोदी ने 21 अगस्त 2024 को अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अगस्त 2024 को अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को क्या प्रदान किया? तो वो प्रदान किए थे 4 भीष्म क्यूब। अब भीष्म क्यूब क्या होता है वो देखते हैं हम। तो भीष्म क्यूब, भीष्म की जो फुल फॉर्म होती है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ठीक है, तो ये भीष्म की फुल फॉर्म है। प्रत्येक भीष्म क्यूब में क्या मिलता है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की दवाइयाँ एवं उपकरण आते हैं। तो ये किसने प्रदान की थी? ये प्रदान किया है पीएम मोदी ने। किनको? जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको 4 भीष्म क्यूब दिए हैं। और प्रत्येक भीष्म क्यूब में क्या आता है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की दवाइयाँ और उपकरण आते हैं। आगे हम देखते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम। कौन है? दातो सेरी अनवर इब्राहिम। उन्होंने 20 अगस्त 2024 को 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए थे। तो जो मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है दातो सेरी अनवर इब्राहिम। वो भारतीय दौरे पर कब आए? 20 अगस्त 2024 को आए और 3 दिवस के अपने भारतीय दौरे पे आए। इस दौरान उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की? तो इस दौरान होने वाली घोषणाएं मुख्यतः निम्न है। पहली है यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान। ये मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान। इसमें क्या है? आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। तो मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान। इस यूनिवर्सिटी में क्या स्थापित की जाएगी? आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। दूसरी घोषणा इन्होंने क्या की कि जो मलेशिया की मलाया यूनिवर्सिटी है, कौन सी? मलाया यूनिवर्सिटी, उसमें भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। तो भारतीय अध्ययन की जो तिरुवल्लुर पीठ है उसकी स्थापना तो कब कहाँ की जाएगी? मलेशिया की मलाया यूनिवर्सिटी में। जबकि आयुर्वेद चेयर कहाँ पर स्थापित की जाएगी? वह है यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नेपाली उपग्रह है, उसके प्रक्षेपण के लिए भारत विदेश मंत्रालय ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL को अनुदान देगा। कौन अनुदान देगा? भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अनुदान देगा ताकि NSIL उपग्रह का प्रक्षेपण कर सके। तो वो उस उपग्रह का नाम क्या है जिसका प्रक्षेपण करना है? वो है मुनाल उपग्रह। और ये उपग्रह कहाँ का है? यह है नेपाल का उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण कौन करेगा? NSIL करेगा। और इसके लिए जो अनुदान दिया है वो किसने दिया है? भारत के विदेश मंत्रालय ने अनुदान दिया है। नेपाली उपग्रह है मुनाल उपग्रह, उसके प्रक्षेपण के लिए अनुदान दिया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। और इसका जो प्रक्षेपण करेगा ये करेगा NSIL करेगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, इसके प्रधानमंत्री जो कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को भारतीय यात्रा पर है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है फॉम मिन्ह चिन्ह।
ठीक है। तो द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, उसके प्रधानमंत्री जो कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को भारत की यात्रा पे है, उनका नाम है फॉम मिन्ह चिन्ह। अब हम आगे देखते हैं कि फॉर्म मिन्ह चिन्ह इन्होंने अपनी जो भारत यात्रा के दौरान क्या क्या समझौते किए। पहला हम देखते हैं कि वियतनाम गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के लोथल में। और इसको स्थापित करने में जो भारत की सहायता प्रदान करेगा वो कौन प्रदान करेगा? वियतनाम। तो फॉर्म मिन्ह चिन्ह है, उन्होंने भारत की यात्रा की, इस दौरान उन्होंने ये समझौता किया है कि गुजरात के लोथल में जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर उसकी स्थापना होगी, उसकी स्थापना करने में वियतनाम भारत की सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न कि अगली घोषणा क्या की। अगली घोषणा ये हुई है कि भारत वियतनाम के मी सोन मंदिरों को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा। तो जो वियतनाम के प्रधानमंत्री है वो भारतीय यात्रा पे आए, उनका नाम है फॉर्म मिन्ह चिन्ह। उन्होंने दो घोषणाएं की। पहला तो क्या है कि गुजरात के जो लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो स्थापित होने वाला है, उसमें वियतनाम है वो भारत की सहायता प्रदान करेगा। और दूसरा फिर भारत ने क्या घोषणा कर दी है कि जो वियतनाम में जो मी सोन मंदिर है उनको संरक्षण कौन प्रदान करेगा? उसको संरक्षण प्रदान करेगा भारत। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 को किन किन देशों की यात्रा पर है। तो वो पहले है फिजी, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा है तिमोर लिस्ते। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 5 से 10 अगस्त 2024 को कौन कौन से देशों की यात्रा करेंगी? पहला है फिजी, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे फिजी के जो राष्ट्रपति है, फिजी के राष्ट्रपति कैटोनी वेरे ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये क्या है? फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अगस्त 2024 को तिमोर लिस्ते की यात्रा की तथा तिमोर लिस्ते के जो प्रधानमंत्री है जोस रामोस होर्ता, कौन है? जोस रामोस होर्ता। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। उस सम्मान का नाम क्या है? उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। ठीक है, क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ये है तिमोर लिस्ते का। ये किनको प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किन दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में कौन कौन से दो देश है जिनका कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? पहला तो देश है फिजी और दूसरा देश है तिमोर लिस्ते। तो फिजी और तिमोर लिस्ते इन दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है किनको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 में भारत के कौन से 3 स्थान शामिल है? तो भारत के कौन कौन से 3 स्थान शामिल है? पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? मूसो। तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ स्थित है? मुंबई में। दूसरा है मनम चॉकलेट फैक्ट्री जो कि कहाँ है? हैदराबाद में। तीसरा है नार रेस्टोरेंट जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इन 3 स्थानों को टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 में स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से 3 स्थान है? पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मूसो जो कि है मुंबई में। दूसरा है मनम चॉकलेट फैक्ट्री जो कि है हैदराबाद में। और तीसरा है नार रेस्टोरेंट जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 अगस्त को इसरो के चीफ ने मुख्यतः 2 घोषणाएं की। तो वो कौन कौन सी घोषणाएं की उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को इसरो के चीफ ने जो 2 घोषणाएं की, तो उसमें से जो पहली घोषणा है वो है चंद्रयान 4 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान 4 की घोषणा की थी इसरो के चीफ ने। तो इन्होंने बोला कि जो चंद्रयान 4 है उसको कब लॉन्च किया जाएगा? वो लॉन्च किया जाएगा 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4 को। तो 23 अगस्त को जबकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है उसके समय इसरो के चीफ ने घोषणा की किसके बारे में? चंद्रयान 4 के बारे में। उन्होंने बोला कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? वो लॉन्च किया जाएगा 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का? तो ये क्या करेगा? ये चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी तथा चट्टानों के नमूने को भारत लेकर के आएगा। तो चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 में और इसका उद्देश्य क्या है? ये चांद की सतह से 3 से 5 जो किलोग्राम की मिट्टी और चट्टानों के जो नमूने हैं उनको भारत लेकर के आएगा। तो पहली घोषणा तो क्या की उन्होंने? चंद्रयान 4 के बारे में की। जबकि दूसरी घोषणा इन्होंने की इंडियन स्पेस स्टेशन के बारे में। किसकी घोषणा की? इंडियन स्पेस स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि इंडियन स्पेस स्टेशन है उसका जो पहला मॉड्यूल है वो कब लॉन्च होगा? वो लॉन्च होगा 2028 में और इसमें सिर्फ रोबोट्स भेजे जाएंगे। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के दिन इसरो के चीफ ने 2 घोषणाएं की, एक तो चंद्रयान 4 की, दूसरी की इंडियन स्पेस स्टेशन की। चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 में और ये क्या काम करेगा कि ये चांद की सतह से 3 से 5 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के नमूने को भारत लेकर के आएगा। जबकि दूसरा है इंडियन स्पेस स्टेशन, ये कब लॉन्च होगा? ये होगा 2028 में और इसमें क्या भेजे जाएंगे? केवल रोबोट्स को भेजा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अपने पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट को 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम क्या था? तो भारत के जो पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है उसका नाम क्या था? उसका नाम था RHUMI-1। क्या है? RHUMI-1। ये क्या है? ये है भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है और इसको लॉन्च किया गया था 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी मतलब न्यूक्लियर सबमरीन, तो भारत की जो दूसरी जो न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको कि नौसेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल कर लिया गया है उसका नाम क्या है? तो भारत की जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है या कि न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम है INS अरिगात। क्या है? INS अरिगात। तो INS अरिगात क्या है? भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। कौन? INS अरिगात। जबकि जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी उसका नाम क्या था? वो था INS अरिहंत। क्या था? INS अरिहंत। तो अरिहंत तो क्या थी? पहली परमाणु पनडुब्बी थी और जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी क्या है? अरिगात। ठीक है, तो पहली परमाणु पनडुब्बी थी अरिहंत और दूसरी परमाणु पनडुब्बी है अरिगात। आगे हम देखते हैं DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LRGB। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है LRGB, उसका उड़ान परीक्षण ओडिशा में किया। उस LRGB का नाम क्या था? उसका नाम था गौरव। तो DRDO है उसने एक LRGB यानी कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है उसका परीक्षण किया है। वो कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। तो उस LRGB का नाम है गौरव। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया है 13 अगस्त 2024 को। और ये परीक्षण कहाँ से किया है? ये किया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। वहाँ से इसका परीक्षण किया है। आगे हम देखते हैं
एक तो है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जबकि तवा जो जलाशय है वो कहाँ है? एमपी में। तो एक तो हो गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों है तमिलनाडु में, और दूसरा है तवा जलाशय, ये है एमपी में। इन तीनों स्थानों को क्या है? रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से 3 स्थान है जिनको कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है? पहला है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है तवा जलाशय। इन तीनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो अब रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? वो हो गई है 85 हो गई है। तो अब वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थल है उनकी संख्या कितनी हो गई है? अब रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 85। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ओलंपिक समिति की आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर किसे चुना गया है? वो चुना गया है स्वयं संस्था को। तो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें पैरा ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर चुना गया था वो चुना गया था स्वयं संस्था। तो स्वयं संस्था क्या करेगी? ये पेरिस पैरा ओलंपिक में जो पैरा खिलाड़ी है उनके परिवहन को सुगम्य और समावेशी बनाएगी। तो स्वयं संस्था का काम क्या रहेगा कि ये जो पेरिस का जो पैरा ओलंपिक खेल है उसमें जो पैरा खिलाड़ी है उनके परिवहन को सुगम्य बनाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB उसका परीक्षण किया है। उस LRGB का नाम क्या है? उसका नाम है गौरव। क्या है? उसका नाम है गौरव नाम है। उसका परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। और कहाँ किया है? ओडिशा के तट पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, उसका पहला चरण कब चला था? वो चला था 6 से 14 अगस्त 2024 को। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु के सुलूर में। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का जो पहला चरण है वो हुआ था 6 से 14 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलूर में। और इसमें जो भाग लेने वाले देश थे वो कौन कौन थे? पहला है भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और स्पेन। इन सभी की जो वायुसेना है उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो पहला चरण तो चला था, कब चला था? 6 से 14 अगस्त 2024 को चला था और ये चला था तमिलनाडु के सुलूर में। जबकि अब जो दूसरा चरण है वो है 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 को, और ये चलेगा कहाँ? ये है जोधपुर में। तो पहला चरण तो था 6 से 14 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलूर में, और जबकि दूसरा चरण है ये 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 को जोधपुर में चलेगा। किसका? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का। और जो दूसरे चरण में जो भाग लेने वाले देश है वो कौन कौन सा है? पहला है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE। इन सब ने भाग लिया है दूसरे चरण में। आगे हम देखते हैं तरंग शक्ति अभ्यास में भारत के जो सबसे छोटे लड़ाकू विमान ने अद्भुत प्रदर्शन किया था। उस लड़ाकू विमान का नाम क्या था? उसका नाम था LCA तेजस। क्या था? तेजस। तो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारत के जो सबसे छोटा लड़ाकू विमान है उसने अद्भुत प्रदर्शन किया था। उस सबसे छोटे लड़ाकू विमान का नाम था LCA तेजस। क्या था? LCA तेजस। नेक्स्ट हम देखते हैं नई दिल्ली में आयोजित 78वें स्वाधीनता दिवस पर पूरे देश के लगभग 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। तो उन 6000 विशेष अतिथियों में कौन कौन सम्मिलित थे? वो थे महिलाएं, ठीक है, युवा, किसान तथा आदिवासी आदि। तो 78वें स्वाधीनता दिवस पर जो पूरे देश से 6000 विशेष अतिथि बुलाए गए थे, तो उनमें कौन कौन थे? उनमें थे महिलाएं, युवा, किसान तथा आदिवासी आदि सम्मिलित थे उन 6000 विशेष अतिथियों में। आगे हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन हुआ 28 अगस्त से 4 सितंबर 2024 को हुआ। तो पेरिस के जो पैरा ओलंपिक खेल है उनका आयोजन हुआ 28 अगस्त से
4 सितंबर 2024 को हुआ और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ पेरिस में हुआ। इसमें भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भारत की ओर से 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस के पैरा ओलंपिक खेलों में। तो पेरिस के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से कि 32 तो क्या थी? महिलाएं ही थी। तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे? 84, जिसमें से 32 क्या थी? महिलाएं थी। अब हम देखते हैं पेरिस का ओलंपिक देखते हैं, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने जीते थे 6 मेडल। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? पेरिस के ओलंपिक की कर रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल जीते थे, जिसमें से कि एक तो क्या था? सिल्वर मेडल था और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। तो पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत ने मेडल जीते थे 6, जिसमें से एक सिल्वर और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। आगे हम देखते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम क्या है? कोजियस्को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कोजियस्को, उस पर चढ़ाई करने वाले जो भारतीय पर्वतारोही है वो कौन है? वो है राहुल गुप्ता, जो कि है छत्तीसगढ़ के। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोजियस्को, उस पर चढ़ाई करने वाले भारतीय पर्वतारोही है राहुल गुप्ता, जो कि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। तो राहुल गुप्ता ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है कोजियस्को, उस पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो तीसरा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा, वो करेगा भारत। तो भारत किसकी मेजबानी करेगा? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एसएसएलवी का मतलब क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये एक टाइप का जो रॉकेट होता है जो कि क्या है? छोटे आकार के सैटेलाइट को लॉन्च करने में यूज होता है। तो एसएसएलवी का उपयोग क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा में कम वजन वाले नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है। तो एसएसएलवी का उपयोग क्या होता है? जो पृथ्वी की निचली सतह में कोई कम वजन वाला जो नैनो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करना होना, तो वो किसके द्वारा लॉन्च कर सकते हैं? एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं आगे, अगले में क्या बोला गया है? तो अगले में बोला गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारत के ध्वजवाहक थे। पहले तो कौन थे? सुमित अंतिल का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो से। और दूसरे थे भाग्यश्री जादव। कौन थी? भाग्यश्री जादव, उनका संबंध है शॉर्ट पुट से। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? दो जो लोग थे, पहले तो थे सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है, दूसरी थी भाग्यश्री जादव जो कि शॉर्ट पुट से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गुलमोहर को। किसको दिया गया है? गुलमोहर को। और दूसरा हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को, उनकी फिल्म कांतारा के लिए दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋषभ शेट्टी को, उनकी फिल्म कांतारा के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म दिया गया है, वो दिया गया है गुलमोहर को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, पहली तो है नित्या मेनन और दूसरी है मानसी पारेख। नित्या मेनन को जो पुरस्कार दिया गया है उनकी फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए दिया गया है। थिरुचित्रम्बलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको दिया गया है? नित्या मेनन को। जबकि दूसरी है मानसी पारेख को उनकी फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, क्या है? कच्छ एक्सप्रेस, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है आटम क्या है? मलयालम भाषा की एक फिल्म है, उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है।
तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया गुलमोहर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ऋषभ शेट्टी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दो लोगों को, एक तो है नित्या मेनन, दूसरा मानसी पारेख, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑटम को दिया गया है। तो अगला हम देखते हैं प्रश्न कि इसरो ने, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि इसरो ने 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:17 पर क्या लॉन्च किया है। तो पहला क्या है, SSLV D3। SSLV D3 इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। क्या है, SSLV D3 की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। तो यह एक प्रकार क्या क्या होता है, रॉकेट होता है। इसका उपयोग क्या है, कम वजन वाले और छोटे आकार के जो सैटेलाइट है ना उनको लॉन्च करने में किया जाता है। SSLV D3 का उपयोग किया जाता है। तो इसरो ने 16 अगस्त 2024 को क्या लॉन्च किया है, तो इसरो ने 16 अगस्त 2024 को क्या लॉन्च किया गया है, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, EOS-08। क्या है, EOS-08 इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसके अंदर किया है, वो है SSLV D3। तो SSLV D3 क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके अंदर कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया है, वो है EOS-08। तो EOS-08 का मतलब क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। तो इस सैटेलाइट को कौन से रॉकेट के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया है, वह है SSLV D3 के अंतर्गत। तो जो EOS-08 सैटेलाइट है उसका काम क्या है, यह सैटेलाइट क्या करेगा, पृथ्वी की निगरानी करेगा तथा पर्यावरण एवं आपदा संबंधी जानकारी देगा। तो 16 अगस्त 2024 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, उस सैटेलाइट का नाम है EOS-08। और ये सैटेलाइट क्या करेगा, पृथ्वी की निगरानी करेगा और पर्यावरण एवं आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। और इस सैटेलाइट को लॉन्च जो किया है वो किस रॉकेट के में किया गया है, वो है SSLV D3। तो SSLV D3 की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो मतलब ये स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम में आता है SSLV। तो इस आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला IFFS उसके 10वें संस्करण का आयोजन कब हुआ, वो हुआ 16 से 18 अगस्त 2024 को हुआ। और इसका आयोजन हुआ गेयटी थिएटर शिमला में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ 16 से 18 अगस्त 2024 को गेयटी थिएटर शिमला में हुआ। इसके साथ साथ इसका आयोजन मॉडल सेंट्रल जेल कांडा तथा मॉडल सेंट्रल जेल नाहन सिरमौर में भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, IFFS में क्या है, 27 देश और देश भर के 20 राज्यों की फिल्में दिखाई जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला में कितने, पूरे 27 देशों की और हमारे देश के भी 20 राज्यों की क्या दिखाई जाएगी, फिल्में दिखाई जाएगी। तो IFFS जो है उसका करने का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को प्रदर्शन करना, दूसरा है युवाओं में अच्छे सिनेमा के प्रति रुचि जगाना, तीसरा क्या है, स्वतंत्र फिल्म निर्माता को मंच प्रदान करना, और चौथा क्या है, भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इन सभी उद्देश्यों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला का आयोजन किया जाता है। पहला तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रदर्शन करना, दूसरा अच्छे फिल्म के प्रति रुचि जगाना, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता है उनको मंच प्रदान करना, और क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति करता है IFFS। नेक्स्ट हम देखते हैं FIPIC या IORA। ये देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति एवं शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ, वो हुआ 5 से 16 अगस्त 2024 को हुआ। और कहाँ पे हुआ, ये हुआ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं इस कार्यक्रम में किन्होंने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 11 देशों के
40 सिविल सेवकों ने भाग लिया था। तो 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 15,000 जो फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन किसके लिए किया गया है? यह ऑपरेशन पीएम मोदी के मानवीय सहायता एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु ये ऑपरेशन किया गया है। तो इसमें क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक रूप से उसको पैराड्रॉप करने का परीक्षण किया था। ठीक है, तो क्यूब को एयरलिफ्ट करना और सटीक रूप से उसको पैराड्रॉप करना, इन दोनों चीज़ों के लिए उसने किसका उपयोग किया था? तो उन दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने उपयोग किया था C-130J सुपर हरक्यूलिस नामक विमान, इसका उपयोग किया था इंडियन एयरफोर्स ने। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब बांग्लादेश में किसके नेतृत्व की अंतरिम सरकार का गठन हुआ है? वो हुआ है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, उनके नेतृत्व की अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ये क्या है, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। तो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कौन बनाए गए हैं बांग्लादेश में? वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है उसके मुख्य सलाहकार कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा और भारत के जो विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर, इन दोनों के बीच वार्ता हुई है। और इस वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला है कि नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। तो नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच वार्ता हुई, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि नेपाल है वो भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आरजू राणा देउबा जो कि नेपाल के विदेश मंत्री है, वो 22 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। तो भारत के नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के 20वें थल सेना अध्यक्ष जिनका कि 19 अगस्त को चेन्नई में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जनरल सुंदरराजन पद्मनाभ। तो जनरल सुंदरराजन पद्मनाभ भारत के 20वें थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका अभी 19 अगस्त को चेन्नई में निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न कि मलेशिया के प्रधानमंत्री जो कि 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। ठीक है, ये कौन है? ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री है और ये 3 दिवस के भारत के दौरे पर आए हुए हैं। तो इनकी पीएम मोदी से क्या हुई? द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या क्या पॉइंट सामने आए? तो पहला तो क्या है, भारत के यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत में जो यूपीआई सिस्टम है उसको मलेशिया का जो पेनेट सिस्टम है इसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये चीज़ इस वार्ता में सामने आई। दूसरा है कि मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी तुंकू अब्दुल रहमान, इसमें क्या स्थापित की जाएगी? आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। तो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी तुंकू अब्दुल रहमान, उसमें क्या स्थापित की जाएगी? आयुर्वेद चेयर स्थापित की जाएगी। और दूसरी मलेशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसके नाम है मलाया यूनिवर्सिटी, उसमें क्या है? थिरुवल्लुर चेयर स्थापित की जाएगी। तो आयुर्वेद चेयर तो है यूनिवर्सिटी तुंकू अब्दुल रहमान, उसमें स्थापित की जाएगी, जबकि मलाया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुर चेयर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन हुआ 20 से 22 अगस्त को हुआ और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ।
तो इसमें 65 देशों के 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस आयोजन में 65 देशों के 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 47 देश तो केवल अफ्रीका के ही है। तो 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव है, वो उसका आयोजन हुआ 20 से 22 अगस्त को हुआ और हुआ नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 65 देशों के 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 47 देश तो केवल अफ्रीका के ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस कंपनी को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया है। तो वो है SJVN। कौन सी SJVN कंपनी है, उसको भारत सरकार ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह। उन्होंने बायो E3 नीति जारी की है। जिस बायो E3 नीति के उद्देश्य क्या क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी। तो बायो E3 नीति किन्होंने जारी की है, वो जारी की है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जिनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह। उन्होंने बायो E3 नीति लागू की है। उस नीति का पहला उद्देश्य है कि नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, ठीक है, कार्बन इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए, नेट जीरो। दूसरा है मिशन लाइफ और तीसरा है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो इन तीनों पॉइंट को सम्मिलित किया गया है बायो E3 नीति के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं 31 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। तो अब भारत में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई है, तो अब वर्तमान में भारत में जो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो गई है वो हो गई है 108। तो 108 वंदे भारत ट्रेनें हैं वर्तमान में भारत में। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी, तो इंडिया में जो सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कब चली थी, वो चली थी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में। आगे हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो रुबीना फ्रांसिस है वो कहाँ की है, वो है जबलपुर MP की है। तो रुबीना फ्रांसिस है, उन्होंने पेरिस के पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रुबीना फ्रांसिस कहाँ है, MP के जबलपुर की है।